नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आपके शुभेच्छु में। मैं अंकित गुप्ता आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हम जिस विषय को हम लोग छूने जा रहे हैं वो है एक वैश्विक राजनीति के ऊपर और ये है ईरान के इलेक्शंस। अक्सर वैश्विक राजनीति के ऊपर जब भी बात की जाती है तो हम यूएस और यूरोप और पाकिस्तान, चाइना इन सब के ऊपर ही हम लोग का दायरा सिमट जाता है। पर जो मिडिल ईस्ट के देश हैं वो एक बहुत ही अहम किरदार निभाते हैं पूरे वैश्विक राजनीति के अंदर। वो इसलिए क्योंकि वो एक तो पूरे वर्ल्ड को जो है तेल निर्यात करते हैं। आज से कुछ साल पहले तक सिर्फ वो एक मेन एक्सपोर्टर थे तेल के लिए और अभी भी हैं। पर अब जैसे बहुत सारे देशों ने जो इम्पोर्टर्स थे उनके लिए अब उन्होंने अपने अपने उत्पादन शुरू कर दिए। खैर, वो सब बात की बातें हैं। आज जो हमारा मुख्य जो आकर्षण है वो है ईरान के इलेक्शंस। और ईरान के इलेक्शंस में क्या हुआ और इसका इतिहास क्या है, इन सब के बारे में मैं एक पहले से पहले एक छोटा एक नोट लेना चाहूँगा। एक छोटा नोट, एकदम ब्रीफ नोट। हमारे साथ है सुशील शर्मा जी, जो आज के इस विषय के ऊपर थोड़ा सा विस्तार से आपको हम लोग बताने की कोशिश करेंगे। तो प्रभु, आपके ओवर टू यू। धन्यवाद आपको और प्रणाम मित्रों, प्रणाम दर्शकों। तो आज का जो हमारा विषय है वो जैसा इन्होंने कहा, मिडिल ईस्ट काफ़ी एक वैसा रीजन है जो वैश्विक स्तर पर इम्पैक्ट डालता है। तो ईरान में जो हाल ही में इलेक्शंस हुए हैं और उसमें इब्राहिम रईसी जो विनर निकल कर आए हैं, तो मैं इसमें थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ जाना चाहूँगा, थोड़ा सा, कि ये इलेक्शंस आखिर ईरान में होते कैसे हैं। यानी मिडिल ईस्ट में हम लोग ज़्यादातर देखते हैं राजशाही है, डिक्टेटरशिप है, तो इसमें इलेक्शंस वाली स्टोरी कहाँ से आती है। तो लोगों को इसका 1979 का ईरानियन रेवोल्यूशन थोड़ा सा जानना पड़ेगा, जो उससे पहले उनका राजशाही चलती थी, जो एक कजर राजवंश था। उसके बाद टेक ओवर किया पहलावी राजवंश ने, जिसमें रेजा शाह जो लास्ट शहनशाह थे इसके पर्शियन राज के, उन्होंने ही 1935 में पर्शिया का नाम चेंज करके ईरान रखवाया। उन्हीं के राज में हुआ था 1935 में। फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ा प्रोग्रेसिव मुस्लिम समाज की स्थापना की, लगा लो आप, तो काफ़ी डेवलपमेंट हुआ वगैरह वगैरह। उन्हीं के अंडर ये वाइट रेवोल्यूशन, काफ़ी चीज़ें मतलब उसी पहलावी वंश के अंदर हुई। तो 1979 में जो ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ था, उसमें एक सुप्रीम लीडर उभर के आए थे, रूहुल्ला खोमेनी। अच्छा, उनकी और जो मुल्ले उलेमा वगैरह ये सब थे, क्लर्जी क्लास कह लो, इन सब का क्या था कि ये जो मॉडरेट समाज विकसित हो रहा है, जिसमें स्त्रियों को कुछ ज़्यादा ही प्रोग्रेसिव और वैसे लिबरल थिंकर बनाया जा रहा है, जिसमें उनका ड्रेस कोड ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इस्लाम के अगेंस्ट है वगैरह वगैरह। तो काफ़ी स्टोरीज मेकअप हुई। फिर थोड़ा सा उसमें डेवलपमेंट एंगल भी डाला गया कि जो रेजा शाह हैं वो कहीं पे विकास हो रहा है, कहीं पे नहीं हो रहा है, यानी अनइवन काइंड ऑफ डेवलपमेंट वाज सीन। तो ये सारा जब क्लब हुआ, ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ, फिर वहाँ से ये सुप्रीम लीडर उभर के आए, खोमेनी फैमिली का। तो 1979 से आप कह सकते हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान जब से बना है, तब से वहाँ पर डेमोक्रेसी है। लेकिन उस डेमोक्रेसी में भी आ, आप उसे एब्सोल्यूट डेमोक्रेसी नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें क्या है, प्रेसिडेंट होगा, पार्लियामेंट होगा, जुडिशरी होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास होगा, सब होगा, लेकिन सब पर सब पर ओवर रूलिंग अथॉरिटी जो होगी वो सुप्रीम लीडर की होगी। यानी आप पार्लियामेंट से लॉ पास करा दीजिए, प्रेसिडेंट उसे नोटिफाई कर दे, मतलब नोटिफाई नहीं, प्रेसिडेंट इन द सेंस ऑफ यू नो कर दे उसको। अग्री कर ले, हाँ अग्री कर ले, और पब्लिक के बीच में अपना प्लान ले जाने वाला हो और सुप्रीम लीडर ने कह दिया नहीं इसे हॉल्ट करो, तो वो हॉल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से खैर वापस आते हैं इस चीज़ पर कि ये जो इब्राहिम रईसी हैं, ये वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, और इन्होंने 2017 में भी चुनाव लड़ा, हार गए थे। अब अभी जो 2017 में प्रेसिडेंट हैं, 2017 में या 2019 में? 2017। अच्छा।
ठीक है। तो उस टाइम ये चुनाव हार गए थे। और अभी हसन रूहानी है, वो एक मॉडरेट क्लरिक के तौर पर देखे जाते हैं, यानी वो इतने अल्ट्रा कंजर्वेटिव नहीं है जितना कि ये इब्राहिम रईसी हैं। तो इब्राहिम रईसी का ये बड़ा एक इनके इनके इलेक्शंस को थोड़ा ट्रैक करते हुए मैंने पाया कि जो इनके स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स थे, खास तौर से जो प्रोग्रेसिव थिंकर्स थे, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। यानी जो वहाँ पे एक क्लास है, वही क्लर्जी क्लास कह लो आप, उलेमाओं की वगैरह वगैरह जो भी है, धर्मगुरु, ये अपना नाम जो है वो फाइनल करते हैं। तो 7 नाम इन लोगों ने फाइनल किए थे, और उन 7 नामों में आप यकीन नहीं मानेंगे, जो पुराने बहुत पॉपुलर लीडर रहे हैं, महमूद अहमदीनेजाद, उनका भी नाम नहीं था। जो सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनका भी नाम नहीं था। यानी जानबूझ के ये मतलब एक अंदेशा लगाया जा रहा है कि ये जानबूझ के इन्हें जिताना ही था, इनके इनके थोड़े वैसे अल्ट्रा कंजर्वेटिव थिंकिंग की वजह से, थोड़ा आप कह लो कि कट्टरवाद की तरफ को थोड़ा सा शक हो रहा है कि ईरान वापस उस राह पे जा सकता है। प्रभु इनका ऐसा भी सुनने में आया है कि इनको जो आपने अभी जिक्र किया, जो सुप्रीम लीडर का जो है एक तरीके से, जो उनका एक तरीके से ऑर्डर जो है वो सर्वे सर्वा होता है, या हर ऑर्डर के ऊपर उनका ऑर्डर, उनका अप्रूवल वगैरह या उनका रिजेक्शन, वो सब चीज़ ज़रूरी है। जो एट प्रेजेंट जो वहाँ के एट प्रेजेंट जो सुप्रीम लीडर हैं, ऐसा माना जा रहा है कि इब्राहिम रईसी जी को, इनको उनका उत्तराधिकारी के तौर पे भी देखा जा रहा है। क्या ये ये सही आपने है? बिल्कुल सही गेस किया है, बिल्कुल सही गेस किया है। तो क्या यही एक्चुअली में कारण तो जो, नहीं है कि इनको इलेक्शन में जो जिताया गया है, या जो इस तरह सेटिंग जो आपने बताया कि इतने अच्छे अच्छे यस नाम यस, थे, उन सबको लिस्ट में से हटाया गया, या उनको उनको अप्रूवल नहीं दिया मिला, किसी तरह से कुछ भी हुआ, पर कुल मिला के इनको जिताना था, इसके कारण ही ये सब हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ये जो स्टोरी फ्रेमिंग आप कह सकते हो, बड़ा तरीके से किया गया, और जो आपका गेस है वो मेरा भी है, और इन जनरल काफ़ी एनालिस्ट लोगों का ये गेस रहेगा कि ये सारा इलेक्शन फ्रेम्ड था। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे एक्सरसाइज कराई गई कि वोट डालो वगैरह वगैरह। अब इसमें एक चीज़ आप ये भी देखिए कि अगर सारे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स आप हटा देंगे, तो वोट किसको जाएगा? जो फिलहाल में रिकमेंडेड कैंडिडेट है। अब वो रिकमेंडेड कैंडिडेट वही है जो आप बता रहे हो, अयतुल्ला खोमेनी जो भी सुप्रीम लीडर है, उनका उत्तराधिकारी। अगर आप अभी चलो थोड़ा अर्ली सेइंग हो जाएगी, बहुत जल्दी हो जाएगा कहना, लेकिन जो सेंस जा रहा है वो कुछ इसी तरह का है कि अयतुल्ला खुमैनी के रिकमेंडेड कैंडिडेट हैं। अब स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है नहीं, तो फिर एक तरफा वोट गया है। आप अगर इनका वोटिंग देखेंगे, आप हैरान रह जाएंगे। करीब 18 मिलियन वोट्स इब्राहिम रईसी को मिले हैं, और जो इनके अपोजिशन में थे लोग, उन्हें 3 मिलियन, 2 मिलियन। कितना बड़ा फर्क है। एक्चुअली बहुत फर्क है। और जबकि जो लास्ट इलेक्शन हुए थे उसमें ये लैंडस्लाइड से हारे थे। मतलब हाँ जो अंतरा शायद बता रहे हैं, मुझे एग्जैक्ट फिगर्स नहीं पता है, पर हाँ, ये खबरों में आया था कि वो ये एक बहुत बुरी तरह से हारे थे। बिल्कुल सही। खैर, अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं प्रभु। और मैं और सभी लोग ये जानना चाहेंगे कि अब ये जो अब बन गए प्रेसिडेंट, तो इसके लिए अब भारत के लिए और पूरे विश्व के लिए, स्पेशली भारत की हम बात करेंगे कि भारत के लिए इसके अंदर क्या है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है। ये काफी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि देखिए देशों में सत्ताएं अपनी बदलती रहती हैं, उनका संबंध बाकी देशों के साथ कैसा रहता है, ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें मैं एक सिंपल से स्टेटमेंट ये देना चाहूंगा कि जो विदेश नीति होती है ना, ये सत्ताओं के बदलने पर इतना ज़्यादा निर्भर नहीं करती। बहुत ही माइन्यूट इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि विदेश नीति एक बहुत कंसिस्टेंट और लॉन्ग लास्टिंग पॉलिसीज होती हैं, जिसमें जब तक कोई आप ये कह लीजिए, जब तक कोई एब्सोल्यूट डिक्टेटर नहीं आएगा, जो बिल्कुल तानाशाह ऑपोजिशन को जेल में डालो, टॉर्चर करो, फांसी दिलवाओ, ये वो, मतलब जब तक इस तरह का कोई नहीं आ जाता, तब तक एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिसी चेंजेस बहुत मुश्किल हो जाते हैं, और खास तौर से विदेश नीति से रिलेटेड। तो भारत हो या चाइना हो या कोई अमेरिका या कोई भी देश हो, जिसने जो भी अपने टाई अप्स किए हैं, डील्स हुई हैं, या जो भी उस लेवल पर बातें होती हैं, उनमें हार्डली कोई चेंज देखने को मिलेगा, जब तक कि, जैसा मैंने कहा, अगर ये कहीं
इनकी ये सनक ना फिर जाए कि नहीं ये करना है तो यही करना है, तब तक तो कोई फर्क नहीं आने वाला है। भारत का जैसा ईरान के साथ संबंध है, चाइना बेशक उसमें खटाई डालने की कोशिश करे, क्योंकि चाइना खुद में भी एक पावरफुल कंट्री है, थोड़ा बहुत कर सकता है। जैसे 25 साल का अभी शायद इन्होंने ईरान के साथ डील साइन किया, ऐसा कुछ है, तो कोशिश कर सकते हैं। लेकिन विदेश नीति इतनी फ्लक्चुएटिंग नहीं होती है कि सत्ता बदले और विदेश नीति खत्म, ऐसा कुछ नहीं है, रिलेशंस चलते हैं। हम्म, तो मतलब अभी इसमें फायदा नुकसान कुछ अभी कहने की जल्दबाजी होगी कि क्या इसमें फायदा अभी हो सकता है, जल्दबाजी क्या होगी, नुकसान। अभी जल्दबाजी होगी। जो हम लोग तेल आयात करते हैं और ईरान सबसे बड़ा हमारे लिए एक्सपोर्टर रहा है, मतलब हम उसके सबसे बड़े इंपोर्टर रहे हैं, जैसे चाहे इसको समझ लीजिए। और क्योंकि अमेरिका ने अक्सर ईरान पर प्रतिबंध लगा रखे हैं और लगे हुए हैं अभी भी, तो अब और लेकिन अब बात ये है कि पासा वहाँ भी पलटा है। यूएस ये भी गवर्नमेंट चेंज हुई है और ईरान की भी गवर्नमेंट चेंज हो गई है। और जब यूएस के इलेक्शन चल रहे थे तभी ये कहा गया था कि जब बाइडेन आएंगे तो वो ईरान के ऊपर से लगे प्रतिबंध हटाएंगे, क्योंकि वो खुद लेफ्ट विंग के थोड़े से उसमें है, अ, उसमें थोड़ा सा इंक्लाइंड है उनका, जो है उनका वो थोड़ा झुकाव जो है उनका वो लेफ्ट विंग की तरफ रहता है। तो हालांकि अब इसमें हमें भारत को नुकसान ये है कि वो चाइना को सपोर्ट करने वाले हैं, या क्योंकि कितनी खबरें आई थी कि उनका जो बेटे हैं हंटर, जिसका नाम है, उसका कोई बिजनेस है जिसके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो चाइना से उनको मिलते हैं, या कुछ उनका फाइनेंशियल जो है लिंक है। अब मैं उस चाइना और यूएस के अमेरिका के मैं संबंधों पे नहीं जानना चाहता, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या अब बाइडेन अब ईरान वाला जो प्रतिबंध है वो हटेगा या नहीं हटेगा, या उसमें हम क्या उम्मीद रख सकते हैं। ये भी अ, विदेश नीति से पर्पज से और खासतौर से ग्लोबल लेवल पे सिनेरियो कैसे बनेगा, ये इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी सरकार चेंज होने की वजह से अभी इसमें कॉन्क्रीट कंक्लूजन देना थोड़ा जल्दबाजी होगा। वजह यही है कि जब तक आप नए नेता की मतलब एक एग्रेसिव स्टैंस रहेगा या किसी चीज को लेके उसका बिहेवियर कैसा रहता है वो प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाता है। लेकिन जो बाइडेन का जो आपने कहा बिल्कुल सही है, वो लिबरल थिंकर है और डेमोक्रेटिक पार्टी जो वहाँ पे है वो करीब करीब ऐसा सोच के चलती है कि हमें ईरान पर उतने प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए और न्यूक्लियर डील वगैरह जो भी है। तो उस लिहाज से अभी तो मैं यही कहूँगा, लेट्स वेट एंड वॉच। कुछ दिनों में तस्वीर क्लियर होगी कि क्या अप्रोच है और दुनिया जो है वो ईरान को अब किस नज़रिए से देखेगी, उस लिहाज से देश अपनी कैसी पॉलिसीज बनाते हैं, कैसा डीलिंग्स होती हैं वगैरह वगैरह। अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा कि हम लोगों ने एक थोड़ा सा जो एक खबर है, जो एक जियो पॉलिटिकल का जो विषय है, जो वैश्विक राजनीति की नज़र से एक बहुत ही अहम खबर है ये, कि ईरान का उनका प्रेसिडेंट है वो चेंज हुआ है, और वो आज ही हुआ है। और आज तारीख है 19 जून 2021। तो आज ही ईरान का जो प्रेसिडेंट है वो चेंज हुआ है, और अब इस पे जो आसीन हुए हैं उनका नाम है इब्राहिम रईसी। और उसके ऊपर पड़ने वाले वैश्विक प्रभाव या भारत के ऊपर पड़ने वाले सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव, उनके बारे में कुछ भी कहना, जैसे प्रभु ने बताया कि वो अभी थोड़ा उसके लिए जल्दबाजी होगी। तो प्रभु, कुछ और आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, कुछ और? हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें एक चीज़ वो थोड़ी सी मैं ऐड कर दूं कि ये जो इनका अभी डिक्लेयर हुआ है कि ही इज द विनर ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, ये टेक ओवर करेंगे अगस्त से। तो अभी ऑफिशियली वो जो अभी एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट हैं वो रहेंगे। अच्छा, दूसरा मैं इसमें अपने दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि दर्शकों, ईरान की हिस्ट्री जो है वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप प्लीज़ इसके राजवंश पे जाइए और खोमेनी फैमिली पे जाइए। अब मैं जैसे एग्जांपल दूं, कई दर्शक शायद इसी में ही थोड़ा इंटरेस्ट लें कि हम इस खोमेनी फैमिली के बारे में जानना चाहते हैं। तो जो खोमेनी फैमिली है ये इंडिया से माइग्रेट हुई थी 1830 में, और ये अवध अवध रीजन से माइग्रेट हुए थे। तो जब ये वहाँ 1830 से इन्होंने ब्रिटिश कॉलोनियल जो रूल था उससे एस्केप किया। 1834 में, मतलब यहाँ वहाँ भटकते भटकते 1834 में जाके खोमेनी एक सिटी है जो खोमेनी की कैपिटल है, उसका दोनों का नाम खोमेनी है, बस स्पेलिंग में थोड़ा फर्क है। तो ये वहाँ जाके बसे, और क्योंकि वो उस शहर में बसे तो वहाँ से इन लोगों ने वहाँ ये अपना सरनेम खोमेनी करके यूज किया है। तो उसी के ये सारा कुनबा वही वाला है।
वरना ये लोग थे अवध से ही माइग्रेट करके गए थे। और आज भी आप अवध रीजन देखते हैं, लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज और आसपास के जो बड़ा रीजन है, उसमें जितने भी आप शिया देखेंगे ना, वो पर्शियन लिनिएज के ही हैं। ये आप दर्शकों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा। वाक़ई में बहुत ही दिलचस्प फैक्टोलॉजी थी एक। और दोस्तों, तो इसी के साथ हम आज आपके लिए आज आपको विदा करते हैं, और फिर आएँगे, फिर मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ, किसी एक नए समाचार, किसी एक नई खबर, किसी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को सादर प्रणाम। सुरक्षित रहें, घर में रहें, मास्क का प्रयोग करें, सामाजिक सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करें, और कोरोना से बचे रहें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।